अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.4 को कैंटर पब्लिशर की सीरीज में जो हम लोग कर रहे हैं मैथ्स क्लास 10th फेडरल बोर्ड। ओके, उसके अंदर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। द सेल्स ऑफ अ टेक कंपनी आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल एक्स। द टोटल रेवेन्यू इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ दिस सेल्स। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15x स्क्वायर्ड माइनस 30 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स पेड टी फंक्शन ऑफ आर ऑफ एक्स इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ द रेवेन्यू दिस फंक्शन। सो हमारे पास एक रेवेन्यू का फंक्शन है कि जो हमारे पास अगर हम सेल्स कर वेरिएबल एक्स है हमारे पास कि हम कितनी चीज़ें बेचते हैं। अगर एक चीज़ बेचते हैं तो वेरिएबल एक्स एक है, हम कितनी चीज़ें बेचते हैं वो हमारे पास है एक्स। तो मे बी ये एक टाइम पीरियड पर है कि एक महीने में हम कितनी चीज़ें बेचते हैं। तो उसी के साथ साथ हमारे पास हमारा रेवेन्यू होगा कि अगर हम एक महीने में इतनी चीज़ें बेचते हैं तो उससे हम रेवेन्यू कितना कमाएंगे वो ये फंक्शन होगा। अगर 2 चीज़ें हैं तो 2 पुट करें तो वो हमारा रेवेन्यू आ जाएगा, 3 चीज़ें हैं तो 3 पुट करें तो ये रेवेन्यू है हमारी ये ख़ास टैंक कंपनी का, उसने ये फंक्शन बनाया हुआ है। प्लस उसका जो टैक्सेशन का फंक्शन है जो उसको गवर्नमेंट ने दिया होगा वो ये है कि जो टैक्स फंक्शन है वो इस रेवेन्यू का फंक्शन है, यानी कि जितना आप रेवेन्यू कमाएँगे उसके मुताबिक टैक्स होगा। यानी अगर आप रेवेन्यू ज़्यादा कमाते हैं तो टैक्स ज़्यादा होगा। सो ये गवर्नमेंट ने दिया है जिसमें वो रेवेन्यू के मुताबिक आपको टैक्स चार्ज करेंगे। तो इधर जो फंक्शन है दैट इज़ के 1.5% ऑफ द रेवेन्यू। आप जितना कमाते हैं उसका 1.5%। उन्हें इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है आप कितनी चीज़ें बेचते हैं, उन्हें इस चीज़ से गर्ज़ है कि आप कितना कमाते हैं। तो ये 2 फंक्शंस हैं। सो अब इसके अंदर वो कहते हैं क्रिएट अ ग्राफ शोकेसिंग बोथ रेवेन्यू एंड टैक्सेशन। एक ग्राफ ड्रॉ करें जहां पर आप दिखाएं रेवेन्यू को भी और टैक्सेशन को भी। ओके, तो हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें हम लोग रेवेन्यू और टैक्सेशन दोनों को शो करेंगे। सो उसके लिए मैं ग्राफ पेपर लाऊंगा। ओके, सो दिस इज आवर ग्राफ पेपर और चूंकि ये रेवेन्यू और टैक्सेशन है तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। जो नेगेटिव में जा रहे हैं उन्हें हमें वैसे ही निगलेक्ट करना है। तो मैंने सिर्फ बड़ा जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनाया है ओके, उसके बाद सबसे पहले एक्स पर तो मैं अपनी सेल्स रख देता हूँ एक्स, क्योंकि मैं कितनी चीज़ें बेचता हूँ। वाई पर मैं रख देता हूँ। अब मेरे पास टैक्सेशन और रेवेन्यू दोनों है, मैंने उन दोनों को एक ही ग्राफ पर बनाना है तो उन दोनों की जो वैल्यू है या मैं उसको वाई कह देता हूँ वो यहाँ पर रख देता हूँ। सो ओके, सो वाई विल बी द वैल्यू, y को मैं सेट कर देता हूँ वैल्यू के बराबर, तो y विल बी लाइक दिस। ओके, तो अब हम लोगों ने सेट कर दिया। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपना रेवेन्यू का फंक्शन। दैट इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक फंक्शन क्योंकि उसके अंदर एक स्क्वायर है। तो लेट अस सी, सो दैट फंक्शन इज r ऑफ x फंक्शन इज इक्वल टू 15x स्क्वायर्ड माइनस 30। तो सबसे पहले इसको ग्राफ करने के लिए जो हम तरीका करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सबसे पहले हम इसकी रूट्स निकालेंगे। So this is the quadratic formula. ओके, सो इसके अंदर हमारे पास b है ही नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई x टर्म ही नहीं है। सो हम लोग b को 0 कह देंगे। 0 प्लस माइनस 0 स्क्वायर्ड माइनस 4 15 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15। ओके, सो दिस वन बिकम्स 0 प्लस माइनस 0 प्लस 4 30, so 4 multiplied by 15 multiplied by 30 is 1800. Minus or minus sign change, so this becomes 1800 divided by 30. This becomes 0. uh, so this becomes 0, 0 को मैं नहीं लिखता, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1800, स्क्वायर रूट ऑफ 1800 30 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और वो 13 जैसे कट जाएगा। सो दिस बिकम्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो दीज आर द टू रूट्स, एक है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और एक है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं। इन दोनों रूट्स को हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। एक तो है हमारे पास रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.4 अप्रॉक्सीमेटली। तो इनमें से मैं एक डब्बे को 1 कह देता हूँ। तो ये मेरे पास अंदर मिनी डिविजन्स भी हैं। सो 1 तो हो गया इधर राइट ओवर है। इनके बीच में इन्होंने 10 डिविजन्स बनाई हुई हैं तो मैं इस बड़े वाले को 1 कह रहा हूँ।
10 डिवीजन बनाई हुई हैं, तो मैं उसके अंदर से जो उसके अंदर से जो चौथी डिवीजन है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, सो यहाँ से जो चौथी लाइन बनेगी वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सो 1, so this one is 1, this is 2, this is 3 and this one is 4. So right over here अगर आप लोग देखें तो यस 1 2 3 4, दिस वन, ये जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, दिस पॉइंट राइट ओवर हियर, ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर हमारा ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 लाई करेगा राइट ओवर हियर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर। सो दिस वन इज गोइंग टू बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैं इसको लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 विल बी यानी वो इस साइड पर होगा माइनस में, दो साइड में है। मैं थोड़ा सा ग्राफ को एक्सटेंड करता हूँ। ओके, सो अब हम लोगों ने इसको सेंटर में किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, क्योंकि हमें ऑल्दो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपने रेवेन्यू और टैक्सेशन मिलेंगे, लेकिन चूँकि पैराबोलास वगैरह उधर पॉइंट्स चाहिए हमें ग्राफ करने के लिए, इसलिए मैंने इधर भी जो है वो इसको थोड़ा एक्सटेंड किया है। तो सबसे पहले हमारे पास थी हमारी रूट्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो वो तो होगा यहाँ 1, और उसके बाद ये बीच में थोड़ी सी जो मोटी है, दिस इज द फिफ्थ लाइन, दिस जो पीछे है राइट ओवर हियर, दिस लाइन इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप्रॉक्सीमेटली, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। देन मैं जाऊँगा पीछे और इधर अब मुझे चाहिए माइनस 1.4, यानी इधर तक 1 है, इधर तक 1.5 है, सो अप्रॉक्सीमेटली है दिस इज माइनस 1.4। ओके, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप्रॉक्सीमेटली। सो ये हो गए हमारे रूट्स इस पैराबोला की। सो इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे अपना वर्टेक्स। सो हमारे रूट्स आ गई, इसके बाद जो हमारा वर्टेक्स है वो हम लोग निकालेंगे अपने फॉर्मूले से। तो हमारे वर्टेक्स का फॉर्मूला है माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a कॉमा सी माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4a। तो ये हो जाएगा हमारे पास -0, क्योंकि हमारे पास b तो है नहीं, 2.15 कॉमा सी माइनस 0 स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय 4.15। तो यानी वैसे ये दोनों 0 0 हो गए। सी हमारे पास क्या था, सी वॉज -30। सो ये वाला हो जाएगा हमारे पास एग्जैक्टली 0 एंड दिस वन बिकम्स -30, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज आवर वर्टेक्स। तो मैं इसमें से एक एक लाइन को 30 कह देता हूँ वाई एक्सिस पर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 30 तक चला गया है। एक एक लाइन को 10 10 कह देता हूँ, 10 20 30, तो -10 -20 -30। सो एट दिस पॉइंट वी हैव द वर्टेक्स। ओके, तो अभी हमारा पैराबोला होगा यस, तो हमारा जो पैराबोला होगा इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो अब इसको हमें सिंपली ज्वाइन करना है इन पॉइंट्स को एक स्मूथ कर्व में। आप इधर और कुछ पॉइंट्स लेने, तो आप इसको और अच्छे तरीके से जो है वो ड्रॉ कर सकेंगे। सो विद अ स्मूथ कर्व हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। सो एनीवेज इसको हम लोग जिस तरह से बेहतर तरीके से एक स्मूथ कर्व में ज्वाइन कर सके हम लोग कर देंगे। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट ये इस तरह से हो सकता है। अगर हम कुछ मज़ीद पॉइंट्स लेना है तो मज़ीद प्रिसाइज भी कर सकते हैं, बट समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज़ आवर पैराबोला फॉर द रेवेन्यू, और ये कंटिन्यू होता रहेगा हमारे पास ऊपर की तरफ। सो हमने इसके अंदर से पॉजिटिव वैल्यूज़ को देखना है, क्योंकि नेगेटिव में कभी भी रेवेन्यू नहीं जाता। नेगेटिव में रेवेन्यू जा सकता है अगर आपको नुकसान हो रहा है तो, लेकिन यहाँ पर इस नेगेटिव का वो मतलब नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स भी आपके पास जो है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएंगे। सो एनीवेज उस वाले पार्ट को आप लोग निगलेक्ट करेंगे। आपने सिर्फ उस वाले पार्ट पर फोकस करना है जिसके अंदर वाई जो है आपके पास वो पॉजिटिव है, या एक्स जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिव है। तो फॉर एग्जांपल इधर अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो हमने सिर्फ इस वाले पार्ट पर फोकस करना है। तो ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, हमने इन पर फोकस करना है, क्योंकि इधर एक्स हमारे पास पॉजिटिव है, वाई इज़ द रेवेन्यू या टैक्स वो नेगेटिव में जा सकता है। टैक्स तो फिलहाल में नहीं जाएगा, लेकिन रेवेन्यू नेगेटिव में जा सकता है क्योंकि आपको नुकसान हो रहा होगा, लेकिन एक्स यहाँ तक हमारे पास पॉजिटिव है। ओके, सो यहाँ से आप लोग वो पॉइंट भी देख सकते हैं जहाँ पर आप एग्जैक्टली प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे। तो इधर से नीचे नीचे आपके पास वाई नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कम चीज़ें बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली लॉस होगा, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 2 चीज़ें बनाएंगे तो वाई 0 है। तो इसका मतलब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी 1.4 अगर प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो फिर
आपको जो है ना नुकसान होगा ना फ़ायदा। आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं तो आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस वाले पार्ट को तो हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें एक्स नेगेटिव में चला गया है। हमारा काम सिर्फ इस वाले से है। ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरा था टैक्स का फंक्शन, दैट विल बी देयर इज दिस फंक्शन टी फंक्शन ऑफ आर ऑफ एक्स फंक्शन। सो इधर मैं टैक्स वाले को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ क्योंकि ऊपर इसको काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, इस सारे पोर्शन को। सो समथिंग लाइक दिस। ओके, उसके बाद हमारा जो फंक्शन है दैट इज टी फंक्शन of r of x function is going to be 0.015 and then r of x function which is 15x squared minus 30। ओके, तो सिर्फ इसका एक इसी पैरा ये भी पैराबोला ही होगा लेकिन इसका एक थोड़ा 1.5% हिस्सा होगा। तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो दिस बिकम्स t of r of x will be 0.015 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, that comes out to be 0.225 एक्स स्क्वायर्ड माइनस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 0.45। ओके ओके, सो इस वाले क्वेश्चन को मैं पॉइंट से निकालता हूँ क्योंकि अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो मकसद है दैट इज़ ओनली विद द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ जहाँ पर एक्स पॉजिटिव है तो मैं सिर्फ एक्स को पॉजिटिव रखकर वैल्यू निकालता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट बना ड्रॉ करना है ग्राफ का। तो पहले भी पिछले पैराबोला में आप ये कर सकते हैं कि सिर्फ ये वाले क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करके सिर्फ यहाँ वाले पॉइंट्स ड्रॉ कर लें, पैराबोला उधर वाले को तो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले को पॉइंट से करता हूँ। आप इस वाले को भी वर्टेक्स वगैरह से कर सकते हैं लेकिन पॉइंट से करना है तो इस क्वेश्चन के लिए खास तौर पर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एनीवेज दिस इज दी एक्स, दिस इज दी वाई। मैंने एक्स को सिर्फ पॉजिटिव रखना है, माइनस में जो भी है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ एक तीर बना दूंगा कि ये उधर भी जा रहा है, वो वाली चीज़ मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सो एक्स को मैं पहले रखता हूँ 0 क्योंकि 0 तो मुझे रखना पड़ेगा। दैट इज दिस पॉइंट, नो दैट इज दिस पॉइंट राइट ओवर, ये जहाँ से शुरू होता है 0। सो वाई क्या होगा, वाई होगा -0.45। ओके, देन मैं वाई एक्स को रखता हूँ मे बी थोड़ा सा 1, देन ये हो जाएगा हमारे पास 0.225। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 0.225 माइनस 0.45 माइनस 0.225। ओके, तो अभी हम लोग टैक्स निकाल रहे हैं। सो इसके बाद अब हम लोगों के पास जब मैं इसको 2 रखता हूँ, सो जब मैं इधर 2 डालूंगा दिस बिकम्स 0.45। ओके, आई थिंक ये पॉइंट्स काफ़ी हैं हमारे लिए इस शेप को लाने के लिए, बल्कि एक 3 भी रख देते हैं ताकि एक थोड़ा और अच्छा हमारे पास जो है वो ग्राफ आ जाए। तो 3 पर अगर हम लोग इसको निकालें तो दिस इज 0.225 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर्ड माइनस 0.45 1.575। सो अगेन 1.575। ओके, एक पॉइंट होगा हमारे पास 0, तो 0 एक्स पर था तो हमारे पास वाई पर था माइनस 0.45 मीन्स ये अगर 1 है तो 0.45 बेसिकली मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि आपको इधर अगर 20 हिस्से करें तो उसमें से जो 9वां हिस्सा होगा वो आप लोगों ने अपने पास रखना है। या अगर मैं 10 हिस्से करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो 5वां हिस्सा होगा अ, तकरीबन तकरीबन उधर ये पॉइंट आएगा। तो मैं एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकता हूँ। तो ये मेरे पास 10 हिस्से यहाँ पर हुए हैं, 20 तो हो ही नहीं हुए, तो मैं 5वें हिस्से पर माइनस 0.45 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है -5 के। बल्कि जो चौथी और 5वीं लाइन है उसके बीच में रख देते हैं क्योंकि माइनस तो फिर वो एग्जैक्ट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 5वीं लाइन, दिस इज द 4th लाइन, तो इस दोनों के बीच में हमारे पास होगा -0.45। तो अभी एग्जैक्ट -0.45 है राइट ओवर हियर। ओके, दिस इज -0.45।
तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट इधर अप्रॉक्सीमेटली हियर। जो 0 से ऐसे पीछे इट विल कंटिन्यू, बट उसको बेशक हम ड्रॉ ना करें, हम सिर्फ यहाँ पर एक तीर लगा देंगे बाद में, जैसे आप यहाँ पर एक तीर लगा सकते थे कि उधर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 1 माइनस 0.225। तो मैं चलूँगा 1 पर, लेकिन तब भी ये माइनस में ही है, अब थोड़ा कम हुआ है। अब है ये माइनस 0.225। अब माइनस 0.225 जो है वो माइनस 0.45 का हाफ है, यानी कि अभी मैं जहाँ पर हूँ मुझे इसके भी हाफ में जाना है। सो वो अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट यहाँ पर बनेगा, समथिंग लाइक दिस, इस पॉइंट और इस जगह के हाफ में। एट 1 एट 2 वो होगा 0.45, वो पॉजिटिव 0.45 हो गया, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हियर 3 और यहाँ पर से 5th लाइन और 4th लाइन के दरमियान। देन थर्ड पे है मेरे पास 1.575। सो 1.575 1.5, तो मैं इसको एग्जैक्ट 1.5 पे कर देता हूँ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, तो ये इधर आएगा। सो 1.6 पे करता हूँ, इसको राउंड करूँगा तो ये 1.6 बनता है। तो राइट ओवर देयर। ओके, so this is the shape of that parabola। अब उसकी शेप का अंदाजा लगा सकते हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस। कोई ऐसा कलर जो यहाँ पर नजर आए। तो दिस इज दैट पैराबोला, और ये इधर भी कंटिन्यू करेगा लाइक दैट, मिरर होगा, लेकिन बेशक बेशक हम सिर्फ यहाँ पर एक एरो लगाते हैं। दिस इज इनफ। सो दिस इज दैट शेप ऑफ द पैराबोला जो हमें चाहिए थी। तो अब आप देख सकते हैं दिस इज योर रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू ऑफ कोर्स अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, एंड दिस इज द टैक्स। तो रेवेन्यू के साथ साथ आपका टैक्स भी बढ़ा है, लेकिन आप देखें तो रेवेन्यू काफ़ी एक बड़ी मिकदार से बढ़ा है। तो अगर यहाँ पर रेवेन्यू और टैक्स आपके इक्वल थे, लेकिन ऊपर जाते जाते रेवेन्यू तो बढ़ता जा रहा है, टैक्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। सो जितना आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, और पिछले सवाल में एक और चीज़ जो मैं पहले बताता जाऊँ, वो आखिरी उन्होंने एक पार्ट पूछा था कि एट व्हाट पॉइंट डज द कंपनी स्टार्ट मेकिंग अ प्रॉफिट। तो ये हमने देख लिया था कि जब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, जब हमारे पास जो x है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। तो जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स हम बनाते थे तो उस वक्त एग्जैक्टली हमारा जो प्रॉफिट था वो जीरो था। ब्रेक इवन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें टैक्स फंक्शन को हम भूल सकते हैं, सिर्फ रेवेन्यू फंक्शन को देखें तो जहाँ पर वाई जो है वो जीरो है, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो वाई जीरो है एट स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जब एक्स यानी प्रोडक्ट्स हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ज़्यादा बनाएंगे तो हम लोग एक्चुअली में रेवेन्यू अर्न करेंगे। हाँ, हमारे साथ उस रेवेन्यू के साथ एक टैक्स भी जुड़ेगा, लेकिन वो टैक्स जब भी हम हल्का सा भी रेवेन्यू कमाएंगे तो उसके अंदर से टैक्स माइनस करेंगे तो तब भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो बचेगी, क्योंकि टैक्स सिर्फ उसका 1% है। तो हमारा जो असली आंसर है यहाँ पर, हम टैक्स को बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअली में जितने हमें प्रोडक्ट्स चाहिए कि हमें हल्का सा भी रेवेन्यू हो जाए, वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 से ज़्यादा होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे ना रेवेन्यू, हमारे पास रेवेन्यू बिल्कुल जीरो होगा, ना हमें प्रॉफिट मिलेगा, ना लॉसेज मिलेंगे, और उससे तो नीचे हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसके नीचे है कार रेंटल कंपनी हैज़ द फॉलोइंग इनकम एंड टैक्सेशन स्ट्रक्चर। सो तो द टोटल इनकम जनरेटेड बाय रेंटिंग कार्स इज दिस। तो अगर आप कार्स, एक कंपनी है जो कार्स को रेंट करती है, यानी कार्स को दूसरों को देती है, वो जितनी इनकम जनरेट कर सकेगी वो ये है कि जितनी नंबर ऑफ कार्स वो रेंट करेगी उसके मुताबिक वो इनकम जो है जनरेट करेगी, और जितना उसे टैक्स पे करना है वो ये है। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स द कंपनी नीड्स टू रेंट टू अवॉइड लॉसेस। तो ये तो वैसे उन्होंने यहाँ पर ग्राफ बनाने को तो कहा नहीं, तो ये एसोसिएटेड टैक्स पेड देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम तो सिर्फ इससे निकाल सकते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर कंपनी को रेंट करना है कि उसको लॉसेज ना हो, क्योंकि टैक्स वो उस रेवेन्यू के साथ टैक्स पे भी करेगी तब भी कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो वो वही तब भी उसे लॉस तो हो नहीं रहा होगा। तो हमारे पास सिर्फ हम इस फंक्शन से निकाल सकते हैं कि कहाँ पर हमारे पास कोई लॉस ना हो, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। तो इवन जो ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पर हमें कोई लॉस नहीं है ना ही कोई प्रॉफिट है, वो हमें एक्चुअली में वो निकालना है। तो वो तब निकलेगा जब हमारे पास जो रेवेन्यू है या जो टोटल इनकम है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल सेट करते हैं। 30C इज इक्वल टू 300, C इज इक्वल टू 10। तो जब हम लोग 10 कार्स रेंट करेंगे तो उस वक्त हमें ना नुकसान होगा ना ही फ़ायदा, और अगर हमें फ़ायदा लेना है तो हमें C शुड बी ग्रेटर दैन 10, और अगर हमें कोई लॉस नहीं चाहिए कि बस हमें लॉस ना हो, फ़ायदा होता ही नहीं होता, तो C शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। तो हमें इसमें लॉस नहीं होगा, हाँ, लेकिन अगर हमें फ़ायदा एक्चुअली में चाहिए तो ग्रेटर दैन 10 होगा, इक्वल टू 10 पर ना फ़ायदा भी नहीं होगा।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये पॉपुलेशन है जो कि बढ़ रही है विद दिस फंक्शन, और आपके पास उसकी वाटर सप्लाई है, तो वाटर सप्लाई टाइम के साथ साथ गिर रही है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ऊपर जाने वाली एक फोर्स वाटर है और ऊपर जाने वाली पॉपुलेशन है और नीचे आने वाला वाटर है। कि जैसे जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन पानी कम होता जा रहा है। तो डिटरमाइन द टाइम व्हेन द पॉपुलेशन इक्वल्स द वाटर सप्लाई। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं ये किसी खास स्केल के मुताबिक हैं, किसी खास वैल्यू के मुताबिक हैं। तो वो जो खास स्केल या वैल्यू है जब उसमें दोनों ये इक्वल हो जाएँ तो वो कौन सा किस वक्त पर जाकर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। और क्लियरली ये जो स्केल होगा उसके मुताबिक ये होगा कि अब मतलब बस बराबर बराबर पानी वगैरह बचा है। तो इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ के ऊपर जहाँ पर वो कट करेंगे तो वहाँ पर आपके पास आप कहेंगे कि दिस इज़ दैट टाइम जहाँ पर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई है। या फिर आप यहाँ इसको डायरेक्ट अलजेब्रिक के लिए भी निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। आप कह सकते हैं इन दोनों को इक्वल करते हुए कि 1000 प्लस 40t इज इक्वल टू 2000 माइनस 60t। इधर से आप लोग फिर t निकाल लें, तो इस तरह से आप लोग कर लें, बल्कि मैं कर भी देता हूँ। इस बिकम्स 100t इज इक्वल टू 1000। जब आप इसको इधर-उधर लेके जाएँगे तो t विल बी 10। तो व्हेन 10 इयर्स विल पास, क्योंकि मेरे ख्याल में t इयर्स में है, t इज़ अ नंबर ऑफ इयर्स आफ्टर द इनिशियल टाइम। जब 10 साल गुजरेंगे तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू वाटर सप्लाई के पॉपुलेशन की इक्वल हो जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ आप लोग इसका खुद ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसी किस्म का क्वेश्चन है कि अब आपके पास जो है एफिशिएंसी वो डिक्रीज़ कर रही है, विद टाइम आपकी चीज़ की एफिशिएंसी कम हो रही है और विद टाइम उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ रही है, यानी उसको मेंटेन करने की जितनी कॉस्ट है वो बढ़ी है एक स्केल के मुताबिक। तो वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना जहाँ पर एफिशिएंसी और मेंटेनेंस इक्वल हो जाती है, यानी जितनी वो चीज़ आपको पैसे बचा कर दे रही थी उतने ही पैसे आपको उसको मेंटेन करने पर लग जाते हैं, तो तब उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। सो वो हमें पॉइंट निकालना है। सो उसके लिए एक यही तरीका है कि ये ई वाला फंक्शन नीचे जाएगा, एम वाला फंक्शन ऊपर जाएगा, जहाँ पर वो कट करेंगे दैट विल बी द पॉइंट जहाँ पर वो क्रिटिकल पॉइंट है। आप ग्राफिकली इसको निकाल सकते हैं, वैसे उन्होंने कहा भी है ग्राफ द फंक्शंस टू विजुअलाइज देयर बिहेवियर ऑफ टाइम। ये वाला काम आप करेंगे क्योंकि अभी आपको आता है। दूसरा वो ये हम इसको अलजेब्रिकली भी निकाल सकते हैं, इन दोनों फंक्शंस को इक्वल करके हम कहेंगे ई ऑफ टी इज इक्वल टू एम ऑफ टी, बिल्कुल उस तरह जैसे हमने पहले निकाला था। तो मेरे ख्याल में ये वाला भी पार्ट अब आप खुद कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं खुद करता हूँ क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी इसके अंदर यहाँ पर ई भी मौजूद है। यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो नहीं होता जिसमें ई हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो। लेकिन अक्सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये ई मौजूद है। ई से डरना नहीं, ई सिर्फ एक वैल्यू है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल वेरिएबल कह सकते हैं। तो इसकी एक वैल्यू है जो कि कैलकुलेटर पे होती है, जिसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। कैलकुलेटर से भी हम निकाल सकते हैं। दिस इज़ 2.71 2.72, so is approximately equal to 2.72. ओके सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ई। तो यहाँ पर हमें वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल रिसर्च में जो आपके पास बैक्टीरियल ग्रोथ है वो तो इस तरह है, वो तो एक लीनियर फंक्शन है, जो बैक्टीरिया है वो इस तरह ग्रो कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इस तरह है, तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत तेज़ी से गिरते हैं या बहुत तेज़ी से कम होते हैं, तो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पर ये एक डिके मॉडल है, यानी कि अगर आप देखें तो ये वाली जो टर्म है इसके साथ एक माइनस मौजूद है, तो इसी से डिके मॉडल के ये नीचे जाएगा। अगर इधर पॉजिटिव होता है तो ये बढ़ता, तो न्यूट्रन आपके पास कम हो रहा है और बहुत एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, यानी विद टाइम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। लीनियरली तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो हमें ग्राफ से फाइंड करना है कि कहाँ पर न्यूट्रन स्कैटर्ड एलिमेंट्स होती हैं, कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। सो ग्राफ पेपर पर इन दोनों को ड्रॉ करते हैं विथ पॉइंट्स, हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। दिस इज द ग्राफ पेपर। तो अब अगेन ये जो हमारे पास हो गई वैल्यू वाई पर, ये हमने सिर्फ तब देखनी है जब हमारे पास जो टाइम है दैट इज़ पॉजिटिव। तो हमें सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से मतलब है, यानी हम सिर्फ इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास जो एक्स है या जो हमारे पास टी है, टी उसको हम लोग यहाँ पर एक्स कह देते हैं, वो हमारे पास, बल्कि टी ही कह देते हैं, वो हमारे पास जो है जैसे द एक्स एक्सिस वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो वो वाला हमें तमाम पॉइंट चाहिए क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं जाता। सो ये ऊपर है दिस इज़ वाई। वाई आपके पास वैल्यू है, इन्होंने कोई ख़ास स्केल सेट किया हुआ जिसमें पॉपुलेशन और न्यूट्रन अवेलेबिलिटी को आप एक ही स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ वाई, या वैल्यू आप उसको कह सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं लीनियर फंक्शन जो कि ईजी होगा। तो हमारे पास पहला लीनियर फंक्शन है हमारे पास पी ऑफ टी इज, ये पॉपुलेशन फंक्शन ऑफ टी इज़ 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 टी। ओके, इसको हम लोग ग्राफ करते हैं। तो कोई से 2 पॉइंट्स लीनियर फंक्शन के लिए हम पॉजिटिव में ही लेते हैं, नेगेटिव में नहीं लेते। तो टी टी लेंगे तो हमारे पास पी ऑफ टी या वाई निकल आएगा।
तो टी हम लोग लेते हैं 0, 5000 और टी को हम लोग ले लेते हैं 1. दिस बिकम्स 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 या 6000. ओके, और वन थिंग, दिस विल बी 0. मैंने अब देखा क्योंकि बिकॉज दिस मल्टीप्लाइंग ये वाला हो जाएगा 0, तो ये प्लस नहीं हो रहा, दिस विल एवरीथिंग विल बी 0. ओके ओके, तो ये बहुत 0 हो जाएंगे. और इसी से हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन भी नेगेटिव में हम लोगों ने नहीं लेकर जानी टाइम पर. ओके ओके, सो यहाँ पर फिर मैं खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ड्रॉ कर सकता था क्योंकि यहाँ पर मुझे पॉपुलेशन को भी नेगेटिव में नहीं लेके जाना. लेकिन एनीवेज 1 पर दिस बिकम 6000. ओके, सो ओके, सो ये 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं. इनको मैं जो है वो ग्राफ करता हूँ अब. सो इसको हम लोग ग्राफ करते हैं. पहला तो हमारे पास है 0 0, उसको ग्राफ कर देते हैं इस फंक्शन पर, पॉपुलेशन फंक्शन पर. ओके, एंड देन उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1 पर हमारे पास ये 6000 पर गया है. तो इधर तो मेरे ख्याल में मैं छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स ले लेता हूँ क्योंकि टाइम ये 1 जो है दिस इज ईयर्स और सेकेंड. आई थिंक दिस इज इन ईयर्स. ये अक्सर सेकंड में भी हो सकता है, मेरे ख्याल में सेकंड्स में है क्योंकि अक्सर बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं रिसर्च में तो वो सेकंड्स होते हैं. तो एनीवेज जैसे सेकंड्स, तो यहाँ पर मैं इसको 1 कहता हूँ क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला. लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, तो एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर 6000 ही कहता हूँ. सो दिस पॉइंट इज 6000. सो हमारे पास जो यहाँ पर पॉइंट है पहला, दैट इज़ 1 6000. तो ये हमारे पास इस लाइन पर ये 2 पॉइंट्स हैं. तो हम लोग अपनी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं. जो हमारी पॉपुलेशन की लाइन है जो लीनियर है कि वो इस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी. विद टाइम हमारी पॉपुलेशन कुछ इस तरह से बढ़ेगी. 1 पर 6000 थी तो 2 पर 12000 हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस. ओके, और इधर हम दोनों लाइंस लगाएंगे क्योंकि ये इन्फिनिटली कंटिन्यू करेंगे. हाँ, हमारा मकसद सिर्फ इस जगह से है. ओके, उसके बाद ये हो गया हमारा पॉपुलेशन फंक्शन. देन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज, मैं इधर से इसको कट करता हूँ. n of t is equal to 8000 multiplied by e minus 0.02 t. सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज ई. सो ई की जो सिंबल वैल्यू है ये एक यूज़ किया जाता है जब आप ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पर मैं अपने निकाल लेता हूँ वैल्यूज़. ई को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8000 मल्टीप्लाइड बाई 2.72 और पावर में माइनस 0.02 टी. ओके, टी तो हम लोगों ने निकालना है एन ऑफ टी, या एक्स तो हम लोगों ने निकालना है वाई. ओके, सो टाइम पहले हम लोग सेट करते हैं 0. सो अगर आप देखेंगे तो ये 8000 मल्टीप्लाइड बाय 2.72 और इसकी पावर हो जाती है माइनस 0.02 इंटू 0. सो हाँ, यहाँ पर आप लोग ई लिख सकते हैं. सो ई कैलकुलेटर पे इसको आप डायरेक्ट ई भी लिख सकते हैं. कैलकुलेटर पे ये जो नॉर्मल कैलकुलेटर पे जो पावर 10 है इसके ऊपर अगर आप अल्फा दबा के रखेंगे, ऊपर लिखा भी होता है पर्पल में ई, तो आपके पास डायरेक्ट ई आ जाएगा. तो अगर आप वो लिखेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट एक्यूरेट आएगी वैल्यू. अगर आपके कैलकुलेटर में वो मौजूद नहीं तो फिर आप 2.72 पे लिख सकते हैं. तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ. बट एनीवेज ये 8000 ही आएगा क्योंकि ये जो ऊपर टाइम 0 रखा है ये पावर 0 हो जाएगी और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो दैट इज़ 1. सो 8000 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस विल बी 8000. देन मैं इसको रखता हूँ 1. सो जब मैं इधर 1 रखूँगा और इधर मैं ई रखूँगा कैलकुलेटर पे, अगर आपके पास वो नहीं है, आप 2.72 रखें तो थोड़ा सा हो सकता है लेस प्रिसाइज आए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 7841.5 राउंड करके आई वुड से 9. और चूंकि मैं ग्राफ कर रहा हूँ तो इसको मज़ीद मुझे राउंड करना पड़ना है. 40 इसको कह देते हैं, तो चलिए 42 इसको कह देते हैं. ओके, सो ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट. एंड दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो कोई 3-4 पॉइंट्स तो चाहिए होंगे उसके साथ ये अच्छे से ड्रॉ होगा क्योंकि ये इस तरह नहीं कि 2 पॉइंट्स हैं तो इसके साथ ये चला जाएगा, ये इस तरह जाएगा एक्सपोनेंशियल कर्व में. विद टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. तो 2 पर देखते हैं. सो 8000 मल्टीप्लाइड बाई ई है, उसकी पावर में मैं ई डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिख रहा हूँ और 0.02 टी पर मैंने लिखना है 2. सो नाउ दिस कम्स टू बी 7.
ओके 7686 अप्रॉक्सीमेटली 7686। तो आप देखें तो विद टाइम ये कम हो रही है। ओके और ये एक्सपोनेंशियली जो है वो कम होगी, यानी कि पहले अगर ये सिर्फ अगर एग्जैक्ट नंबर्स में हम देखें तो हमें भी समझ आ जाएगी, बट एनीवेज ये कम हो रही है। दिस इज अ डिके मॉडल, पहले 8000 थी, अब ये 7686 हो गई। 3 पर व्हाट विल हैपन एट 3 सेकंड्स? 7534.11। ओके तो आप देखेंगे कि इसकी जो स्लो डाउन है वो थोड़ी कम हो रही है। पहले ये जब कम हुई तो एग्जैक्ट एकदम जो है आपके पास तकरीबन 200 कम हो गया, लेकिन फिर ये तकरीबन 100 हो गया और अब ये उससे भी जो है वो कम हो रहा है। तो जो आपके पास ग्रोथ है वो विद टाइम जो है वो थोड़ी स्लो डाउन कर रही है। पहले ये 8 पर था, यहाँ से 6 पर गया और अभी 5 पर है, सिर्फ एक हल्का सा कम हुआ है। सो विद टाइम जो है वो स्लो तो हो रहा है लेकिन एक्सपोनेंशियली स्लो हो रहा है, यानी विद टाइम थोड़ी सी स्लो जो है वो ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है, बढ़ना। 4 पर क्या होगा? जो हम लोग 4 सेकंड देखेंगे, आप देखेंगे कि अभी भी ये कम होगा लेकिन उस हिसाब से कम नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। तो ये है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय ई और इसकी पावर में माइनस 0.02 इंटू 4। मेरे ख्याल में 4 पॉइंट्स काफ़ी हैं। सो दिस इज 7384.93 यानी 7385। ओके ओके सो दीज आर आवर पॉइंट्स। हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। नंबर 1 है 0 और 8000। जब ये 0 पर था तो इधर इट केम आउट टू बी 8000। 12000 टू 6000 और 12000 के दरमियान में हमारे पास 9000 आएगा और 9000 आएगा इधर। तो 9000 और 6000 के दरमियान में हमारे पास 7500 आएगा। तकरीबन वही पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास है। तो अगर मैं देखूँ तो इधर मेरे पास बीच में 5 लाइन्स हैं, 6 7 8 और 9। 6 7 8 और 9। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में ये वाला जो इससे निचली लाइन है, इससे थोड़ा सा नीचे हमारे पास जाकर ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। सो यस इट विल बी सम प्लेस राइट ओवर हियर। ओके तो 1 पर है ये 0 पर है हमारे पास 8000 मीन्स दिस वन पॉइंट, दिस पॉइंट राइट ओवर हियर। सो ये जो मैं अभी चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ उसका पहला पॉइंट ये है। मैं इसको किसी और रंग से ड्रॉ करता हूँ, ऐसा रंग जो नज़र आए। सो दिस पॉइंट इज़ माई फर्स्ट पॉइंट इन दिस एक्सपोनेंशियल कर्व। ओके सो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली। देन है हमारे पास 1 पर 7842। ओके सो जब ये इधर 1 पर आया है सो दिस इज 7840। तो अगर आप देखें तो इधर एक जो डब्बा है दिस इज 600। तो क्योंकि ये बीच में 10 डिवीजन हैं तो दिस इज 600। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। So this is 6600, this is 7200 एंड दिस इज उसके बाद मजीद 600, दिस इज 7800। हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटली 7842। तो मैं 7800 जो है उसको मैं रखूँगा, राइट। सो दिस पॉइंट राइट ओवर हियर। ओके सो ये वाला जो ऊपर वाला हमारा पॉइंट था दिस इज 7800। तो ये हो गया मेरे पास ये वाला पॉइंट। ऊपर से वैसे बता दूँ दिस वन विल बी 8400 एंड देन दिस वन बिकम्स 9000। तो मैंने जो ये वाला पॉइंट रखा था 8000 का, ये से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली राइट ओवर हियर। ओके एनीवेज उधर ही है ये तकरीबन। ये वाला जो मेरा पॉइंट है दिस विल बी राइट ओवर हियर, थोड़ा सा ही नीचे हो गया है। ओके यस सो बस एक चीज़ मैं और करना चाहूँगा। इसको ये मैंने काफ़ी मोटा बना दिया क्योंकि वो दूर से इतना अंदाज़ा नहीं हो सकता था। तो मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करके यहाँ से थोड़ा थोड़ा ग्राफ भी कटेगा, बट एनीवेज दिस वे और उसके बाद दिस वे, दीज आर आवर लाइन्स। तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है दिस इज 7800 अप्रॉक्सीमेटली। सो ये वाला जो पॉइंट होगा दिस विल बी 8400। तो इसे थोड़ा सा नीचे जाकर समवेयर हियर मेरे पास 800 होगा। तो ये पॉइंट मैंने रखना है दैट विल बी राइट ओवर हियर। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। सो दिस पॉइंट ये हमारा 8000 का, दिस पॉइंट इज 7800 और उसके बाद
हमारे पास नेक्स्ट है 2 पर 7686। तो 2 पर है हमारे पास 7686 इन अप्रॉक्सीमेटली 7600। दिस वन इज 7800 है, तो ये है 7200। यस, दिस इज 6600, दिस इज 7200। सो अब जाने हैं 76 पर, तो अप्रोक्सीमेटली 72 और 78 के दरमियान मेरे पास आएगा 3। तो 72 और 78 के 2 और 8 के दरमियान, तो ऑफ कोर्स मेरे पास आएगा 2 और 8 के दरमियान मेरे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 5 वाला जो पॉइंट है वो आता है 2 और 8 के दरमियान। तो यहाँ पर 7500 विल बी द मिडल। जब 7500 इज इन द मिडल, सो दिस इज 7800। मैं इसको करता भी हूँ 7800 कैलकुलेटर पे, 7800 प्लस 7200, तो आंसर डिवाइड बाय अगर मैं 2 करूँ तो यस 7500 इज इन द मिडल। और मैंने निकालना है अप्रोक्सीमेटली 7000, अगर मैं इधर जाकर देखूँ 7600, तो उससे थोड़ा सा ऊपर, राइट। तो इधर से मिडल में ये है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी समवेयर ओवर हियर। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना ये कम तरीके से ये कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3 पर 7534। तो अभी भी ये 7500 लाइन से हल्का सा बस ऊपर आ गया है। सो इधर है ये जस्ट हियर, तकरीबन इधर है ये एट दी थर्ड इंक्रीमेंट, एंड देन 4 इंक्रीमेंट पे है 7385। अभी 300 पर चला गया है, और नीचे वाला था 7200। ये वाली लाइन 7200 थी। नो नो नो, वेट अ मिनट, ये वाली लाइन है 6600। दिस इज 7200 एंड दिस इज 7500। ओके, सो ये वाला मैंने पॉइंट गलत बना दिया, आई एम सॉरी। ये वाला पॉइंट नहीं है, दिस वन इज 9000, और ये वाला पॉइंट होगा मेरे पास 8400। नहीं, ये वाला मैंने पॉइंट ठीक बनाया है। ओके, सो थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन थी क्योंकि ग्राफ छोटा सा था, लेकिन मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के बाद चीज़ें पॉइंट्स को ठीक किया है। दिस वन इज़ 8000 बिकॉज दिस वन इज़ 9000। उससे नीचे ये है 8400। 600 कम हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा नीचे जाकर मेरे पास 8000 है। उसके बाद है मेरे पास 7842 यानी 7800, तो वो तो एग्जैक्ट तकरीबन यही लाइन बन जाती है। उससे नीचे है 7686, तो ये वाली थी 7200 वाली लाइन, तो इससे और 7800 से यहाँ पर जाकर तकरीबन 7686 आएगा, और फिर 7500 अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों के दरमियान आ रहा है। ओके, इसके बाद हमारे पास ये 3 तक आ गया। इसके बाद 4 पर है हमारे पास 7385, तो हम लोगों ने निकालना है 7385, और ये वाली जो लाइन है जैसे 7200, 7385 विल बी राइट ओवर हियर, राइट तकरीबन 385। तो ये तो गए काफ़ी जो है एक अजीब किस्म का न्यूटन डिक्लाइन फंक्शन है, तो इसलिए इस किस्म की काफ़ी जो है वो छोटी छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में उनका जो वो साइज़ है। बट एनीवेज आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अब मुझे सिंपली इसको एक कर्व के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर देना है। सो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ विद अ कर्व। सो एक कर्व के थ्रू मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, यानी कि ये तकरीबन इधर से मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करता हूँ। इट विल कीप कंटिन्यूइंग दिस वे। हमारा मकसद सिर्फ इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन। कम हो रहा है लेकिन बहुत स्लोली कम हो रहा है, जैसे जैसे इधर जाए तो ये तो और ज़्यादा स्लोली कम हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। बट एनीवेज द एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन, और ये अब स्लोली कम होता जाएगा न्यूटन अवेलेबिलिटी फंक्शन। तो ये हमने तकरीबन अपना ग्राफ कर लिया है। जो उन्होंने पॉइंट निकालने को कहा था जहाँ पर दोनों चीज़ें बेसिकली इक्वल हो रही थी न्यूटन स्क्वायर्ड यूनिवर्स को, वो ये वाला पॉइंट है। और इसको आप लोग अलजेब्रिकली भी निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वल कर दें और फिर आप लोग टी फाइंड आउट कर दें। एक चीज़ जो मैंने अभी भी देखी है वो ये है कि इनसे बुक में एक मिस्टेक हुई है, ये टी को इधर ऊपर लिखना चाहते थे। ये जो ग्रोथ फंक्शन है बैक्टीरिया का, इसको भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाना चाहते थे, क्योंकि ग्रोथ आमतौर पर एक्सपोनेंशियल होती है, तो कुछ इस तरह का फंक्शन नजर आता है ये हमने जो लीनियर फंक्शन बनाया। बट दिस इज देयर मिस्टेक। यहाँ पर उन्होंने टी लिखा हुआ था, मैंने उसके मुताबिक इसको ड्रॉ कर दिया है। एंड में मेरे हाल में जिन्होंने आंसर दिया है उन्होंने इसको ऊपर टी रख के दिया है। बट एनीवेज मेरे हाल में आमतौर पर एक्सपोनेंट जो ग्रोथ फंक्शन होते हैं उनके ऊपर एक्सपोनेंट में टी होता है। सो एनीवेज अगर तो हम उनकी जो उन्होंने बुक में लिखा है उसको ठीक समझें तो ये वाला ग्राफ बनता है, बट अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल वाले को ठीक समझें तो फिर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। आप उसको फिर खुद ड्रॉ कर लें, आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ करना आता है। ये कुछ पॉइंट्स लेने हैं, वो कुछ इस तरह से आप देखेंगे
जब ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा और फिर वो यहाँ पर मीट करेंगे, दैट पॉइंट विल बी दी क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर मैं अलजेब्रिकली क्रिटिकल पॉइंट को निकाल देता हूँ ताकि, और ये वाला जो आंसर है ये एंड से अब मुख्तलिफ होगा क्योंकि उन्होंने इसको ऊपर लिया है। बट एनीवेज ये इक्वल हो जाता है 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2t इज इक्वल टू 8000। तो मैं इन दोनों को इक्वल कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय ई पावर माइनस 0.02t। ओके, सो इधर से मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं 8000 को उधर ला कर जो है वो डिवाइड करता हूँ। सो ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 8000, 5 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.2t विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस 0.02t। ओके, तो अब इसको मैं हमें नीचे करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि हम इसका एक नेचुरल लॉगरिथम ले लें, तो उस तरीके से हम लोग जो है वो इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब ये जो जिस किस्म की आपके पास इक्वेशन आई है इसको जो है वो ग्राफ अलजेब्रिकली जो है सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर एक एक्सपोनेंट में है और एक नीचे है। इसको आमतौर पर अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं किया जाता, तो मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था। तो इस वजह से हम लोग इसको अलजेब्रिकली नहीं, इसी वजह से हम इसको ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। तो मेरा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट द पॉइंट वेयर द क्रॉस, दैट इज़ द पॉइंट जो कि आपने निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट आपने टाइम में निकालना है। सो ये अगर आप लोग देखें तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.3। तो जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.3 सेकेंड्स व्हेन हम लोग जो है लेंगे अपने पास टी को इधर, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में लिखना था इसको ऊपर, तो तब उनका आंसर मेरे ख्याल में तकरीबन 2.3 आ रहा है, उसके करीब आ रहा है। आप इसको एक्सपोनेंशियल ले लें, आप इसको टी ले लें फिर इसको दोबारा ड्रॉ करें तो आप देखेंगे जब ये यहाँ पर तब जहाँ क्रॉस करेंगे फिर आप उसके मुताबिक इसको कर लेंगे। ओके, बट एनीवेज रफली कुछ प्रोसीजर के साथ ये इसका ग्राफ हो सकता है। एक्सपोनेंशियल था तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि एक्सपोनेंशियल को किस तरह ग्राफ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, question number 6. A hot object with an initial temperature of 120 degrees Celsius is placed in a room with a constant temperature of 25 degrees Celsius. The temperature of the object decreases according to the exponential decay model with a cooling constant K of 0.05 per minute. Calculate the temperature of the. तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि एक आपने हॉट ऑब्जेक्ट को रखा है 120 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, उसको आपने एक रूम में रखा है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप दो चीज़ों को रखते हैं उनके टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं तो थोड़ी देर बाद उन दोनों के टेम्परेचर बैलेंस कर जाते हैं। जो हॉट है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, जो कूल चीज़ है उसका टेम्परेचर हॉट बढ़ता जाएगा, और एट दी एंड दोनों का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस कर जाएगा। सो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ दिस, कि आपके पास विद टाइम जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका क्या टेम्परेचर होने वाला है। अगर आपके पास टाइम 0 था तो उस ऑब्जेक्ट का क्या टेम्परेचर है, और विद टाइम ये जो है वो क्या होगा। तो उन्होंने आपको आपसे पूछना था कि किसी ख़ास टाइम पर जाकर ये ऐसे बता दूँ, जैसे टी ऑफ रूम कि टेम्परेचर ऑफ रूम क्या है, टी नॉट उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, टी और ये ई है माइनस के मल्टीप्लाइड बाई टी। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल फॉर टेम्परेचर। इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी कहते हैं। ये कूल हो रही है चीज़, जब चीज़ कूल होगी उसके लिए है ये। सो अब उन्होंने यहाँ पर उन्होंने आपको कांस्टेंट भी दे दिया है 0.05 पर मिनट, ये है आपके पास के कांस्टेंट। बट एनीवेज कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सम टाइम। तो मे भी उन्होंने कहना था एट मे बी 2 सेकेंड्स, राइट। उन्होंने हो सकता है आपको ये कहना हो, बल्कि पर मिनट है, के कौन से जितना होगा उसके मुताबिक आपके पास टाइम होगा, तो 2 मिनट्स के बाद उस ऑब्जेक्ट का कितना टेम्परेचर होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो दिस इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी तरफ से आप असाइनमेंट ले लें, 2 मिनट्स पर कितना है वो आपने निकालना है। बट एनीवेज ये तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, आपने बस यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन करनी है। ग्राफ करने जाना आप उसको ग्राफ भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर अब उन्होंने बिल्कुल एक मेंटेनेंस वाला जो सवाल उन्होंने पहले किया था, यह आउटपुट वैल्यू है कि जितना वो आपको देता है, और ये मेंटेनेंस है जितना उस पर लगता है। तो वो पॉइंट कहाँ है जहाँ पर आपको मेंटेनेंस की जरूरत है, या वो पॉइंट कहाँ है जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो आप ग्राफ ड्रॉ करें इन दोनों का, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द पॉइंट। यहाँ आप इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये मेरे हाल में आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उन्होंने आपको एक बेकरी का दिया है कॉस्ट फंक्शन, दिस इज, एंड उन्होंने आपको एक आर फंक्शन दिया है रेवेन्यू का जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दिस इज एन स्क्वायर्ड 0.01 एन स्क्वायर्ड। ये तो आपके पास फंक्शन है। उन्होंने आपको कहा है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालें। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाए, या आपके पास जो प्रॉफिट है वो जीरो हो या लॉस भी जीरो हो। सो आप इनको अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को इक्वल करके, या आप इन दोनों को ग्राफ करें जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर ये दोनों आपके पास इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो उसके बाद वो कहते हैं एक और आपके पास बिजनेस है जिसमें कॉस्ट का फंक्शन ये है एंड देन आर का फंक्शन ये है। इसको भी ग्राफ करें, तो जब आप इसको ग्राफ करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से एक में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यानी एक में जब आप अपनी
उसको बढ़ाएँगे, कॉस्ट को बढ़ाते जाएँगे तो उसके साथ-साथ जो रेवेन्यू है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो उसमें प्रॉफ़िट आपके पास और ज़्यादा होगा। यहाँ दूसरे अल्फ़ाज़ में जब आपके पास ये जो एक ब्रेक इवन पॉइंट है, जो 2 ब्रेक इवन पॉइंट होंगे। एक ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोएस्ट आएगा, जहाँ पर जैसे अब जब आप कम बनाएँगे तो उस पर आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक अक्सर ज़्यादा वाला ब्रेक इवन पॉइंट भी आता है कि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं, उससे ज़्यादा बनाते हैं तो तब भी आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर आपके पास उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो जो इन दोनों के बीच में जगह आती है, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपको प्रॉफ़िट होगा। तो जब आप इन दोनों को एक ये वाला सेट और ये वाला सेट को जब आप ग्राफ करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से किसी एक में ये रेंज ज़्यादा होगी, यानी हो सकता है अगले में ये वाली रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफ़िट होगा। तो वो वाली जो रेंज जिसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा है, वो वाला ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल फ़ंक्शन है। तो एनीवेज़ ये आप इन दोनों ग्राफ को फिर आप देखेंगे कि इनमें से कौन-सा ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल फ़ंक्शन है, जिसके अंदर आपके पास रेंज प्रॉफ़िट की ज़्यादा है। और ये 2 आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट्स होंगे। इन मोस्ट केसेज़ कभी-कभी से हो सकता है सिर्फ़ एक हो और इधर ये आगे आप जितना मर्ज़ी बनाते जाएँ, प्रॉफ़िट ही होता जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। A virus spreads in a population such that the number of infected individuals follows an exponential growth model. Initially, there are 30 infected individuals, and the infection rate is 10% per day. Using the exponential growth model, calculate the number of infected individuals after 25 days. तो आपके पास एक वायरस स्प्रेड करा है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, इन्होंने फंक्शन नहीं लिखना चाहिए था कि जो n है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है कि आपके पास जो नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड हैं आफ्टर टाइम टी दे आर n नॉट, जो इनिशियल पीपल हैं मल्टीप्लाइड बाई ई के टी, तो के कॉन्स्टेंट उनको आपको K is basically the rate. So यहाँ पर ये है आपका 10% पर से तो K will be equal to 0.1 in numerical form। 10% को हम लोग 10 divided by 100 and then 30 infected individuals initially। So ये जो n naught है this will be 30 and then E का आपको पता है और आपने निकालना है आफ्टर 25 डेज। तो इधर आप लोग ये पर डे है तो रेट के मुताबिक ही टाइम होता है और उन्होंने दिए भी 25 है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पर 25 लिख देंगे तो आपको बस एन ऑफ टी आ जाएगा जो आपने निकालना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Next है determine and graph the break even point for steel beams used in a bridge where the cost function is this, revenue function is this, explain its importance for the project's financial success। So this is the cost function, this is the revenue function। इन दोनों को ग्राफ करें, जहाँ पर ये कट करेंगे दैट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट, जो आप अलजेब्रिकली भी इन दोनों को इक्वल करके निकाल सकते हैं। फिर वो कहते हैं वो निकालने के बाद एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल सक्सेस। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि क्या ये एक अच्छा मॉडल है, क्या इसके मुताबिक आपका ब्रेक इवन पॉइंट काफ़ी कम है और काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके पास एक गुड रेंज है, और क्या ये प्रोजेक्ट जो है ये उतने अच्छे तरीके से फाइनेंशियल सक्सेस कर सकेगा, या इसका ब्रेक इवन पॉइंट ही इतना ज़्यादा है कि आपको 1000-2000 जो है वो स्टील बीम्स बनानी पड़ेंगी, उसके बाद जाकर आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा, और अगर आप बल्क में बनाते हैं तो और ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो क्या इसकी रेंज जो है वो एक गुड है? तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है जो कि उन्हें देना चाहिए था, ये होता वैसे सेम ही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल मैंने पहले दिखाया, और जो एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल है अगर ई को यूज़ किया जाए तो वो सेम होता है, ए नॉट इन मोस्ट केसेस ई, और जो डिके है उसमें ये माइनस के हो जाता है, और ग्रोथ में ये प्लस के होता है। बट एनीवेज दिस इज द मॉडल जो कि आप यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने ए यूज़ किया है, ए एज द अमाउंट आफ्टर, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज जो हैं वो हमेशा एक्सपोनेंशियली डिके करते हैं। तो उसका जो रेट है दैट इज़ दिस एक्सपोनेंशियल। तो आज 10 सालों के बाद उसकी कितनी अमाउंट बची होगी? तो ये बहुत ईजी है। इनिशियल अमाउंट है आपके पास, दिस इज़ 150 ग्राम्स आई थिंक। सो दिस इज़ यस 150 ग्राम्स। सो ये ग्राम्स में ही हमारे पास फाइनल अमाउंट भी निकलेगी। मैं डायरेक्ट इसको ग्राम्स में पुट कर देता हूँ, केजी में आप कन्वर्ट करें तो फाइनल अमाउंट केजी में आएगी। ई ई को मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख लूँगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं आप 2.72 लिख सकते हैं, माइनस 2.72 माइनस के यानी माइनस 0.08 डॉट टी विल बी 10 ईयर्स में ही है। के जब ईयर्स में है तो मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं टाइम को। तो ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा इंटू 10 जो स्क्वायर रूट का साइन है इंटू 10, जो कैलकुलेटर साइन है उससे हमारे पास ई आ जाता है, माइनस मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 10 67.4 ग्राम्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स 10 सालों के बाद वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो कम हो चुका होगा और उसका फाइनल अमाउंट होगी अब 67.4 ग्राम। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद बस एक रिव्यू रहती है जिसको हम लोग करेंगे। ओके।